देश में लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, देश बदहाली की ओर जा रहा है और यहाँ लोग फालतू की बातों में समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे मैं पूछता हूँ, और कोई काम नहीं बचा है क्या इन औरतों के पास जो मीटू मीटू का नारा लगाए जा रही हैं? मैं पूछता हूँ कि जिस समय इनका शोषण हुआ तब क्यों नहीं आवाज उठाई, जो अब चिल्ला रही है, झूठा प्रचार कर रही है, षड्यंत्र रच रही पुरुषों के खिलाफ और कुछ नहीं। या फिर हो सकता है फेम में रहने के लिए ये मीटू अभियान से जुड़ गई हो। बंद करो टीवी, कुछ नहीं रखा है इन सब में। चिल्लाते हुए योगेश ने खुद ही टीवी ऑफ कर दिया और फिर रिमोट को एक तरफ फेंकते हुए ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। अच्छा, ये औरतें बकवास कर रही हैं और तुम सारे मर्द दूध के धुले हो क्यों? रोटी को तवे पर पटकती हुई नीलिमा कहने लगी। स्वाभाविक भी है। जिस समाज में महिला की चुप्पी को उसकी शालीनता और गरिमामय व्यक्तित्व का मूलाधार माना जाता रहा हो, वहां शोषण के विरुद्ध उसकी आवाज झूठी ही मानी जाएगी। नीलिमा तल्खी से बोली, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर अब 10, 20 या 30 साल पुरानी बातों को कुरेदने का क्या मतलब है बताओ? जब उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था तब क्यों नहीं आवाज उठाई थी जो अब चिल्ला रही है? मैं यह कह रहा हूँ, शर्ट का बटन लगाते हुए योगेश बोला। योगेश की बातों पर नीलिमा को भी हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। बोली, तुम्हें यह चीखना चिल्लाना लगता है, पर मुझे तो इसमें एकदम सच्चाई नजर आ रही है योगेश। दरअसल गलती सिर्फ मर्दों की ही नहीं, समाज की भी है, जहां प्रताड़ित होने के बाद भी लड़कियों को ही चुप रहने को कहा जाता है। अगर ऑफिस में लड़कियां शोषण के प्रति आवाज उठाती हैं तो नौकरी चली जाती है, और घरेलू महिला ऐसा करे, इतनी उसकी हिम्मत कहाँ? समाज में औरतों को बचपन से ही यह शिक्षा दी जाती है कि वे शर्म का चोला पहन कर रखें, मगर मर्दों के लिए खुली छूट क्यों? महिलाएं क्या पहने क्या नहीं, यह उनकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, ना कि दूसरों की। फिर वैसे भी शर्म हया देखने वालों की आंखों में होती है योगेश, कपड़ों या आचरण में नहीं। लेकिन लद गया अब वह जमाना। सच कहूं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है यह देखकर कि भारत के इतिहास में शायद यह पहला अवसर है जब पुरुष भयभीत दिखाई दे रहे हैं कि कहीं उनके वर्षों पूर्व किए गए गुनाह का पिटारा न खुल जाए। गर्व से सिर ऊंचा कर नीलिमा बोली, बहुत दे चुकी सीता अग्नि परीक्षा, अब राम की बारी है। क्योंकि स्त्री सिर्फ देह नहीं है, बल्कि उसमें सांस और स्पंदन भी हैं। और यह बात अब पुरुष को समझनी पड़ेगी कि औरत का भी अपना वजूद है, वह सिर्फ सहती नहीं, सोचती भी है। नीलिमा की लंबी चौड़ी बातें सुन योगेश का दिमाग भन्ना गया, अतः जलाते हुए बोला, बस हो गया, अब क्या भाषण ही देती रहोगी, या खाना भी मिलेगा? वैसे भी आज मुझे देर हो गई है। खाने की प्लेट योगेश के सामने रखती हुई नीलिमा बोली, वैसे तुम क्यों इतना बौखला रहे हो? कहीं तुमने भी तो किसी के साथ डर तो नहीं रहे हो कि कहीं तुम्हारा भी कोई पुराना पाप न खुल जाए? यह सुनते ही रोटी का कोर योगेश के गले में ही अटक गया। फिर किसी तरह हलक से रोटी को नीचे उतारते हुए बोला, पप पप पागलों सी बातें क्यों कर रही हो तुम? मुझे क्यों बिना वजह इन सब में घसीट रही हो? करे कोई और भरे कोई, मुझे तो बख्श दो। और दुनिया जानती है कि मैं कैसा इंसान हूँ। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। और दुनिया उन्हें भी जानती है जिनका पिटारा खुला। पता चले कि जनाब ने भी कभी किसी लड़की के साथ में सिर्फ कह रही हूँ। खाने का डिब्बा योगेश के सामने रखते हुए नीलिमा बोली। नीलिमा की बातों से योगेश तमतमा उठा। मन तो किया उसका कि खाने का डब्बा उठाकर फेंक दे
और कहे कि हाँ, दुनिया के सारे मर्द खराब हैं, सिर्फ औरतें ही पावन पवित्र हैं। मगर उसकी इतनी हिम्मत कहाँ जो नीलिमा के सामने औरतों के खिलाफ कुछ बोले, क्योंकि आखिर वह महिलाओं की हमदर्द जो ठहरी। किसी शोषित महिला के बारे में कुछ सुनना नहीं कि सखियों सहित मोर्चा लेकर निकल पड़ती है। क्या अब अपने पति पर भी तुम्हें भरोसा नहीं रह गया? और क्या मैं तुम्हें इतना गिरा हुआ इंसान लगता हूँ जो ऐसी बातें बोल रही हो? नीलिमा को लगा कि कहीं योगेश उसकी बातों को दिल से न लगा बैठे, इसलिए खुद को शांत कर बोली, अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, और क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? चलो अब निकलो ऑफिस के लिए, वरना कहोगे मैंने ही देर करवा दी। वैसे भी आज मेरी जरूरी मीटिंग है, योगेश ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर हमेशा की तरह बाय कहकर ऑफिस निकल गया। लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। डर तो उसे सताने ही लगा था। अपने भविष्य को लेकर सोचकर ही सिर उठता कि अगर मीटू की चपेट में वह भी आ गया तो क्या होगा। नीलिमा तो एक पल भी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी, और तो और उसे सजा दिलवाने में भी पीछे नहीं रहेगी। अपने बच्चों की नजरों में भी उसकी छवि धूमिल पड़ जाएगी। सो अलग, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। समाज में बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मीटिंग में भी योगेश बस यही सब सोचता रहा। ऑफिस के किसी काम में आज उसे मजा नहीं आ रहा था, और न ही किसी स्टाफ को वह कुछ काम करने को कह रहा था, वरना तो किसी को ठीक से सांस तक नहीं लेने देता, सबके सिर पर सवार रहता। क्या बात है यार, आज बॉस बड़े चुपचाप लग रहे हैं। न चीखना न चिल्लाना, बस चुपचाप जाकर केबिन में बैठ गए। गुड मॉर्निंग बोला तो कोई जवाब भी नहीं दिया। कहीं इन पर भी किसी देवी ने मीटू का केस तो नहीं कर दिया? ठहाके लगाते हुए संदीप ने कहा तो उसकी बात पर औरों को भी हंसी आ गई। सही कह रहा हूं यार, वरना तो आते ही हमें घूरने लगते थे, मगर आज नजरें नीची किए किसी गहरी चिंता में डूबे हैं। क्या बात हो सकती है? संदीप फिर बोला, हाँ यार, मुझे तो लगा था डांटने के लिए बुलाया है, पर कहने लगे कि उन्होंने मेरी छुट्टी मंजूर कर दी है। नमन ने कहा तो वहां बैठे सभी हैरान रह गए, क्योंकि मजाल थी जो किसी को वह बिना नाक रगड़ाए छुट्टी दे दे। खैर जाने दो न, हमें क्या, हो गई होगी पत्नी से लड़ाई, और क्या, कहकर सभी अपने अपने काम में लग गए। भरे मन से जैसे ही योगेश घर पहुंचा, देखा नीलिमा किसी से फोन पर बातें कर रही थी, जोर जोर से कह रही थी, एकदम नहीं छूटना चाहिए वह इंसान, समझता क्या है, भेड़िया कहीं का, बड़ा संस्कारी बना फिरता था, पर चलन तो देखो, नाती पोता वाला होकर ऐसे कुकर्म, और वह भी अपनी बेटी समान लड़की से। क्या हुआ? धीरे से योगेश ने पूछा। आ गए तुम? अभी मैं तुम्हें ही फोन लगाने वाली थी। पता है वे अमन जी, अरे हमारे पड़ोसी, उन पर किसी लड़की ने हैरेसमेंट का केस किया है। देखो कितने संस्कारी बने फिरते थे। मैं तो कहती हूँ ऐसे इंसान का मुंह काला कर चौराहे पर खड़ा कर 1000 जूते मारने चाहिए। पता है तुम्हें, उसकी पत्नी तो यह बोल बोल कर चिल्लाए जा रही थी कि वह लड़की झूठी है, उसके पति को बदनाम करना चाहती है, क्योंकि उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। गुस्सा तो मुझे उनकी पत्नी पर भी आ रहा है, क्योंकि वह एक गुनहगार को बचाने पर तुली है, पर बचेगा नहीं। मैं तो कहती हूँ उसकी पत्नी को भी जेल में डाल देना चाहिए, जो एक गुनहगार की अगुवाई कर रही है। गुस्से से अपनी आंखें लाल कर नीलिमा बोली, हो सकता है अमन जी सही कह रहे हो, और वह लड़की झूठ झूठ। बीच में ही नीलिमा बोल पड़ी, और वह सच बोल रहे हैं। क्यों, क्या वह लड़की पागल है
जो खुद को ही बदनाम करेगी। जरूर कुछ किया ही होगा, तभी तो वह बोल रही होगी। इसलिए गुनाह करके भी मर्द बच निकलते हैं, क्योंकि उनकी पत्नियां उन्हें बचाने के लिए दीवार बनकर उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। जानती हैं कि पति गुनहगार है, फिर भी सच कहती हूँ, अगर उसके जगह मेरा पति होता ना, तो मैं उसे नहीं छोड़ती, जेल भिजवा कर ही रहती साले को। नीलिमा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर योगेश के रोंगटे खड़े हो गए। सोचो, खुद की भी बेटी है, अगर उसके साथ कोई ऐसा करे तो? छी! अरे, औरत क्या कोई वस्तु है जो जिसका जब मन चाहे इस्तेमाल कर लो बिना उसकी मर्जी के? आज नीलिमा के तेवर देख योगेश की रूह कांप रही थी। बस मन ही मन यही प्रार्थना किए जा रहा था कि वह इस सब से बचा रहे किसी तरह। अब तुम्हें क्या हुआ? योगेश के चेहरे पर हवाइयां उड़ते देख नीलिमा कहने लगी। हाँ, पता है मुझे, तुम्हें भी सुनकर बुरा लग रहा होगा, है ना? अरे, किसी भी शरीफ इंसान को सुनकर बुरा लगेगा, मगर देखो, हम उन्हें क्या समझते थे और क्या निकले। किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता। भुनभुनाते हुए नीलिमा किचन की तरफ बढ़ गई। योगेश धम से वहीं सोफे पर बैठ गया। सोचने लगा कि आज जिस तरह से संस्कारी अमन अंकल की थू-थू हो रही है, कल उसकी बारी ना हो, फिर कैसे नजरें मिलाएगा वह अपनी बेटियों से। गुमसुम सा वह आकर कमरे में बैठ गया। नीलिमा ने पूछा, कुछ खाओगे? बच्चे और नीलिमा तो सो गए, उसकी आंखें अब भी जाग रही थी। अचानक उसके दिल में एक शूल सा उठता, फिर शांत हो जाता। कभी वह अपने सो रहे बच्चों को निहारता, तो कभी एकटक नीलिमा को देखता। आज नीलिमा उसे उसकी पत्नी नहीं, बल्कि चंडिका का रूप लग रही थी, जो छूते ही भस्म कर देगी। इसलिए वह हॉल में जाकर सोफे पर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां भी उसे कहाँ चैन। घर का एक एक सामान जैसे उसके मुंह चिढ़ा रहा हो, हंस रहा हो उस पर और कह रहा हो, देख रहे हो कैसी उल्टी गंगा बह रही है। नहीं बच पाओगे तुम भी योगेश बाबू, देर सवेर ही सही, पर कर्मों का फल तो सबको मिलता ही है, तुम्हें भी जरूर मिलेगा। उनकी बातें सुन वह घबरा कर उठ बैठता और लंबी लंबी सांसें लेने लगता। डर के मारे हालत खराब हो रही थी उसकी, पर बताए तो किसे और क्या, सोचकर ही कपकपा उठता कि अगर उसके किए गुनाह सबके सामने आ गए तब क्या होगा। उसकी तो बसी बसाई गृहस्थी ही उजड़ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों मैं बेकार की बातें सोच रहा हूँ। वह कभी अपना मुंह नहीं खोलेगी, और अगर खोल दिया तो मैं उसे झूठा साबित कर दूंगा। कह दूंगा वही मुझ पर डोरी डाल रही थी, जब दाल नहीं गली तो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मगर उसने कोई सबूत पेश कर दिया या गवाह खड़ा कर दिया तो क्या होगा? कौन गवाह? किसकी इतनी हिम्मत है कि जो मेरे खिलाफ बोले? वह खुद से ही सवाल जवाब किए जा रहा था और परेशान हुए जा रहा था। मुक्ता के साथ किए एक एक अत्याचार आज उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह नाचने लगे। बात 7-8 साल पहले की है। जिस कंपनी में योगेश बॉस था, उसी कंपनी में मुक्ता भी काम करती थी, पर छोटे पद पर। चूंकि योगेश मुक्ता का बॉस था, इसलिए उसकी मजबूरी थी उसकी हर बात को मानना। गोरा रंग, लंबे घने बाल, मोटी मोटी चील सी आंखें और उसका छरहरा बदन देख योगेश उसे देखता ही रह जाता। जिस तरह वह उसे नजरें गड़ाए देखा करता, उससे मुक्ता एकदम असहज हो जाती और अपने कपड़े ठीक करने लगती। जानती थी वह कि उसे लेकर योगेश के विचार कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह अपना काम समय के साथ कर लिया करती, ताकि योगेश को उसे कुछ कहने का मौका ही न मिले। फिर भी किसी न किसी बहाने वह उसे अपने केबिन में बुला ही लेता
और घंटों बेमतलब के कामों में उलझाए रखता। जब वह कामों में उलझी रहती, योगेश लगातार अपनी नजरें उस पर ही टिकाए रखता। आप कितने भी अपने काम में व्यस्त क्यों न हो, अगर कोई आपको एकटक निहार रहा हो तो आपकी नजरें खुद ब खुद उस ओर चली जाती हैं। ऐसा अक्सर होता है। जब मुक्ता की नजर योगेश पर पड़ती, तब भी ढीठ की तरह वह उसे उसी प्रकार निहारता रहता। हार कर मुक्ता ही अपनी नजरें नीची कर लेती या वहां से हट जाती। मुक्ता को अब योगेश के सामने जाने से भी डर लगने लगा था, क्योंकि जिस तरह से वह उसके सीने पर अपनी नजरें गड़ाए रहता, उससे वह सहम सी जाती। योगेश के डर से ही अब उसने जीन्स टी शर्ट और स्लीवलेस कपड़े पहनने छोड़ दिए थे। जानबूझकर ढीले ढाले कपड़े पहनकर ऑफिस जाती, ताकि योगेश उसे न देखे, पर उसकी गंदी नजरें फिर भी उसे घूरती रहती। कई बार तो वह जानबूझकर उससे टकरा जाता, फिर भी मुक्ता ही सॉरी बोलती। एक बार तो उसने उसके सीने पर हाथ ही रख दिया और फिर सॉरी सॉरी कहने लगा। लेकिन योगेश ने ऐसा जानबूझकर किया, यह बात मुक्ता जानती थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। जब भी मौका मिलता, वह मुक्ता को यहाँ वहाँ छू देता और बेचारी कुछ न बोलकर आगे बढ़ जाती। रोना आता उसे अपनी हालत पर। सोचती, क्या लड़की होना इतना बड़ा पाप है? शुरू से ही मुक्ता पर उसकी गंदी नजर थी। जानता था वह कि यह नौकरी उसके लिए कितना मायने रखती है, क्योंकि उसके घर में कमाने वाला उसके सिवा और कोई नहीं था। पिता की असमय मौत ने घर परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी थी। इसी कारण वक्त बेवक्त योगेश उसका फायदा उठाता रहता था। उस दिन जानबूझकर योगेश ने मुक्ता को देर रात तक ऑफिस में रोक लिया और कहा कि वह उसे घर छोड़ देगा। ऑफिस के चपरासी को भी उसने छुट्टी दे दी, लेकिन मुक्ता जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर वहां से जाने ही लगी कि पीछे से आकर योगेश ने उसे अपनी बाहों में दबोच लिया और उसे यहाँ वहां छूने लगा। सर, यह क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, कहकर मुक्ता ताकत लगाकर उसकी पकड़ से निकली ही कि फिर से उसने उसे दबोचना चाहा, यह बोलकर कि इसी मौके की तो उसे कब से तलाश थी। मगर ऐन वक्त पर वही चपरासी वहां पहुंच गया और मुक्ता बच गई, वरना तो आज योगेश उसे नहीं छोड़ता। शायद वह चपरासी भी योगेश के गंदे इरादे भांप गया था, इसीलिए अपना खाने का डब्बा छूट जाने का बहाना कर वापस आ गया और मुक्ता बर्बाद होने से बच गई। मन ही मन योगेश ने उस चपरासी को हजारों गालियां दी और बेचारे को कामचोर का नाम देकर ऑफिस से निकलवा दिया। मगर मुक्ता अब अलर्ट रहने लगी थी। वक्त के साथ काम करती और सबके साथ ही निकल जाती। लेकिन योगेश मौका तलाश रहा था, किसी तरह उसे अपने चुंगल में फंसाने का। उस रोज योगेश ने उसे फोन करके बोला कि कल ऑफिस के काम से उसे उसके साथ दूसरे शहर जाना होगा। वह तैयार रहे, मगर वह बहाने बनाने लगी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, और खुशी मनाओ कि तुम्हारा बॉस तुम्हें अपने साथ बाहर ले जा रहा है, वरना तुम जैसी लड़कियों को पूछता कौन है? अजीब तरह से हंसते हुए योगेश ने कहा। योगेश उससे देह सुख चाहता था, यह बात मुक्ता समझ गई थी, इसलिए जितना भी हो सकता वह उससे दूर रहने की कोशिश करती। यह भी जानती थी कि योगेश बहुत ही पावरफुल आदमी है, चाहे तो उसकी नौकरी भी छीन सकता है, इसलिए वह उससे पंगा भी नहीं लेना चाहती थी। कभी कभी तो उसका मन होता अपनी माँ को सब बता दे, पर इसलिए अपने होठ सी लेती कि जानने के बाद उसकी माँ जीते जी मर जाएगी। जब घर में सब सो जाते, तब वह अपनी बेबसी पर रोती। कभी उसका मन करता
नौकरी छोड़ दे, कभी करता आत्महत्या कर ले, पर जब माँ और भाई बहन का ख्याल आता तो अपना इरादा बदल लेती। अब मुक्ता इसी कोशिश में थी कि कहीं और नौकरी मिल जाए तो योगेश जैसे राक्षस का सामना न करना पड़े। और अब तो उसकी शादी भी होने वाली थी, तो इस बात का भी उसे डर सताने लगा था कि अगर लड़के वालों को कुछ भनक मिल गई तो क्या होगा। आखिरकार उसे दूसरी जगह नौकरी मिल ही गई। कुछ महीने बाद उसकी शादी भी हो गई। जानबूझकर उसने अपना फोन नंबर बदल लिया ताकि भविष्य में कभी योगेश उसे परेशान न करे। कहते हैं बीते दुखों और आने वाले सुखों के बीच दहरी भर का फासला होता है, और वह यह दहरी ढहने नहीं देना चाहती थी। कटी पतंग का आसमान में उड़कर गुम हो जाना उसकी हार नहीं बल्कि जीत है, और मुक्ता जीतना चाहती थी। मगर यह बात मुक्ता को नहीं पता थी कि आज योगेश खुद ही उससे भय खाए हुए है। मुक्ता के नाम से भी अब उसे डर लगने लगा है। रात रात भर वह सो नहीं पाता। सोचता है पता नहीं कब मुक्ता नाम का यमराज उसके ऊपर बंदूक तान कर खड़ा हो जाए। कोई अनजान व्यक्ति घर में आ जाए या कुरियर वाला कुछ दे कर चला जाए तो उसे लगता मुक्ता ने ही कुछ भेजा होगा। दरवाजे की एक छोटी सी घंटी भी उसका दिल दहला देती। जोर जोर से सांसें भरने लगता मुक्ता ही आई होगी। परसों की ही बात है। एक आदमी नीलिमा के हाथ में एक लिफाफा दे गया। योगेश को लगा जरूर मुक्ता ने ही कुछ भेजा होगा। नीलिमा के हाथ लग गया तो वह तो गया काम से। कौन है, क्या है इसमें? घबराते हुए उसने पूछा। पता नहीं, लगता है कोई फोटो वोटो है, लिफाफा खोलते हुए नीलिमा बोली। मगर जब तक नीलिमा लिफाफा खोल पाती, योगेश ने उसके हाथ से पैकेट छीन लिया और कहने लगा कि ऐसे कैसे बिना जाने वह ये लिफाफा खोल सकती है। अरे पागल हो गए हो क्या? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों नहीं खोल सकती मैं यह लिफाफा? डर तो ऐसे रहे हो जैसे इसमें तुम्हारा कोई पुराना राज छिपा हो। नीलिमा की बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभ गई। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, वही योगेश के साथ हो रहा था। हर बात पर उसे डर लगता कि कहीं वह पकड़ा न जाए, पुराने राज न खुल जाए। लेकिन उसने तब राहत की सांस ली जब लिफाफे में कुछ और निकला। जैसे जैसे मीटू का प्रचार गरमाता जा रहा था, योगेश की दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ था। पल पल वह डर के साए में जी रहा था। कभी सोते सोते जाग जाता तो कभी बैठे बैठे अचानक उठकर यहाँ वहां घूमने लगता। अचंभित थी नीलिमा उसके व्यवहार से। सोचती कहीं पगला तो नहीं गया यह। मगर योगेश के दिल की हालत वह क्या जाने भला। सालों पहले उसके किए पाप अब उसके गले की हड्डी बन चुके थे। सोचता काश मुक्ता मिल जाए और वह अपने किए की उससे माफी मांग ले तो सब ठीक हो जाएगा। कभी सोचता काश बीते पल वापस लौट आए और वह सब सुधार दे। मगर क्या बीते पल कभी वापस आए हैं? फिर सोचा क्यों न खुद जाकर मुक्ता से उस बात की माफी मांग ले। जरूर वह उसे माफ कर देगी। आखिर औरतों का दिल बहुत बड़ा होता है। बहुत ढूंढने पर मुक्ता का पता उसे मिल ही गया। मगर तब उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जब उसने मुक्ता को उस वकील के साथ थाने में प्रवेश करते देखा। उसे लगा जरूर वह उसके खिलाफ ही शोषण का केस करने गई होगी। खड़े खड़े योगेश को लगा वह गश खाकर वहीं गिर पड़ेगा। अगर उस राहगीर ने न संभाला होता तो सच में गिर ही पड़ता। धन्यवाद भाई, उस बचाने वाले आदमी को धन्यवाद कहे योगेश थाने के आसपास ही चक्कर काटने लगा ताकि मुक्ता निकले तो उससे बात कर सके, अपने किए की माफी मांग सके।
मगर वह कब किस रास्ते से निकल गई पता ही नहीं चला। इस तरह उसे हफ्तों बीत गए, पर मुक्ता से बात न हो पाई और न ही पता लग पाया कि क्यों वह थाने आई थी। लेकिन एक दिन उसे पता चल ही गया कि वह यहाँ अपने भाई की पत्नी की शिकायत पर पैरवी कर रही है। किसी तरह अपने भाई को सजा से बचाना चाह रही है और इसलिए वह वकील के साथ थाने आई थी। दरअसल उसकी भाभी ने उसके भाई पर उसे मारने पीटने को लेकर पुलिस में शिकायत कर दी थी, इसलिए वह थाने के चक्कर काट रही थी। सारी बातें जानने के बाद योगेश ने राहत की सांस ली। लगा वह बच गया। तभी उसका फोन घनघना उठा। देखा तो नीलिमा का फोन था। चिल्लाए जा रही थी नीलिमा कि वह कहाँ है और अब तक घर क्यों नहीं आया। जैसे ही योगेश घर पहुंचा, दैत्य की तरह नीलिमा उसके सामने खड़ी हो गई और पूछने लगी कि अब तक वह कहाँ था। फिर बताने लगी कि अमन अंकल फिलहाल तो जमानत पर छूट गए, मगर बच नहीं पाएंगे। उनका किया पाप एक न एक दिन ले ही डूबेगा उन्हें। अब फिर योगेश को डर सताने लगा। सोचने लगा कि पता नहीं कहीं मुक्ता का दिमाग फिर गया तो भले ही योगेश आज खुद को बचा हुआ समझ रहा है, पर तलवार तो उसकी भी गर्दन पर टंगी है, जो जाने कब गिर जाए। जैसी उल्टी गंगा बही है ना, शायद ही योगेश बच पाए। जाने कब मुक्ता का दिमाग फिर जाए और वह योगेश के खिलाफ मीटू का केस कर दे। यह बात योगेश भी अच्छी तरह समझता था और जान रहा था कि अब बाकी की जिंदगी ऐसे ही डर डर कर कटेगी उसकी। भविष्य में उसके साथ क्या होगा नहीं पता। धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।